Hello everyone, welcome again to Chemical Serendipity. So as you all know that we were doing Werner's theory of coordination chemistry, and in Werner's theory we had already done the postulates given by Werner. Now the left one part is the limitation. Alright, so limitations of Werner's theory. क्या होंगी लिमिटेशन, सोचो ज़रा. लिमिटेशन तो वही होंगी ना जो तुमने सारी थ्योरी पढ़ी है ना, उसमें जो तुमको नहीं समझ में आया वही वर्नर्स थ्योरी की क्या होगी लिमिटेशन. जैसे तुम सब सोच रहे होगे कि भाई सिर्फ कोबाल्ट की तो बात करी, बट अभी तो तुम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानते हो. या फिर डी ब्लॉक में सिर्फ कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस क्यों लिए, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं. अच्छा, एक और बात ध्यान रखो, कोबाल्ट के साथ साथ प्लैटिनम पे भी काम किया उन्होंने, पैलेडियम पे और निकल पे, और ये देखा कि इसका फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, पैलेडियम का भी 4 था और निकल का 6 था. ये स्टडी कुछ किया इसके साथ, बट सिर्फ बहुत ही क्या किया, बहुत ही कम कॉम्प्लेक्सेस का स्टडी किया. व्हाट अबाउट अदर ट्रांजिशन मेटल्स. ऑलराइट, सो ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों एक सेट ऑफ मेटल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना रहा है, क्यों दूसरे नहीं बना रहे हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन. ओके, now what is the second limitation? Second limitation was, एक चीज़ नोटिस की होगी तुमने कि वो जो कोबाल्ट के 4 कॉम्प्लेक्सेस लिए थे. अब देखो, जो भी तुम ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ट्राई करो कि तुम इससे प्रीवियस जो लेक्चर है वर्नर्स थ्योरी का उसको तुम पढ़ के आओ. एंड इन जनरल भी ध्यान रखो, जब भी तुम एक नई चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसका बैकग्राउंड या उससे पहले क्या किया वो ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अदरवाइज तो तुम मगअप कर रहे हो चीज़ों को, अच्छा ये हो गया, अच्छा वो हो गया. तुम्हारे पास एक स्टोरी नहीं है कि अच्छा ये जो किया स्टडी वो क्यों किया, क्या लेफ्ट आउट रह गया, कहाँ से बात शुरू हुई. सो वो समझना बहुत ज़रूरी है. राइट, सो देयर अब तुम सोच रहे होगे कि जो इतने कॉम्प्लेक्सेस लिए उन सबका कलर अलग था, है ना, येलो, ग्रीन, वायलेट, सबका कलर अलग था. बट पूरी थ्योरी में एंड तक उन्होंने उस कलर का जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि कलर अलग अलग क्यों हैं. वैसे ही और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ दोज कॉम्प्लेक्सेस एंड कलर दैट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू. सो दीज वर द लिमिटेशन जो हमें इस थ्योरी में नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्यों उस पर कमेंट नहीं किया. बट आफ्टर दैट समवन एल्स कम्स इन टू द पिक्चर एंड दे स्टार्टेड डूइंग स्टडीज एंड देन the story began. All right, now that's all about of your Werner's theory. This next person who had done study on the various coordination complexes to study their bonding and all those things is Pauling. So Mr. Pauling gave a theory which is well known theory and very simple theory called valence bond theory. So today we'll start with our valence bond theory. कॉम्प्लेक्सेस. तो एक बहुत बेसिक सी बात समझ लो तुम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की. सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पॉलिंग ने बोला कि जो मेटल है, जो उसके ऑर्बिटल्स हैं, जो वेकेंट हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, और दूसरा क्या है, लिगेंड है, जो क्या कर रहा है, पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे रहा है टू फॉर्म बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसे कुछ मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में. अब पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोला कि जो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, दोज ऑर्बिटल्स शुड बी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब ये क्या आ गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, देखो तुम्हें पता है मेटल के पास कैसे कैसे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं. एस हो सकता है ना, पी हो सकता है, डी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं. ऑलराइट, अगर मैं ट्रांजिशन मेटल की बात करूँ तो ये सब उसके पास ऑर्बिटल्स हो सकते हैं. अब वो बोल रहा है कि जो आपके जो ऑर्बिटल्स है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए.
ऐसा नहीं है। अब देखो, अगर मेरी बात सुनो, sp_d, क्या इन सब की एनर्जी सेम है? नो, इनकी एनर्जी सेम नहीं है। हाइब्रिड का मतलब ये हुआ कि जो मेटल, जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। एनर्जी, प्रॉपर्टीज, ये सब जो है वो क्या होना चाहिए है? सेम होना चाहिए। तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मतलब इनकी आपस में क्या होनी चाहिए है? इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग से एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा। उन ऑर्बिटल को हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वही ऑर्बिटल जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये क्यों, कैसे, क्या हाइब्रिडाइजेशन क्यों ऐसे होना चाहिए? अब देखो अब क्या हो रहा है, एक तरीके से डीलिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन एक मॉइटी से दूसरी मॉइटी में जा रहे हैं, तो जो भी एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी, वो जो एक्सेप्ट करने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि S भी हो, P भी हो, D भी हो। ऐसा होना चाहिए कि जिसमें क्या हो, एनर्जी और प्रॉपर्टीज उस ऑर्बिटल की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब क्या इसका मतलब है वो हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ठीक है। और इस थ्योरी में क्या क्या बताया, किस किस बारे में बताया, वो सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल्स करके समझेंगे। ऐसा नहीं है कि देयर इज नो पॉइंट टू मग अप द पोस्टुलेट्स एंड देन डूइंग द एग्जाम्पल्स, ऑलराइट। सो वी आर गोइंग टू डू द एग्जाम्पल्स, एंड इन द एग्जाम्पल्स साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट एग्जैक्टली इज योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो लेट अस स्टार्ट विद योर वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले एक और बात जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की या तो तुम लिमिटेशन लगा लो या कुछ भी लगा लो, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक चीज का सहारा लेती है। वो सहारा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसको जाने बिना आप नहीं कर सकते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक स्ट्रक्चर या किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में आप कुछ नहीं जान सकते हो जब तक आपको उसकी मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट नहीं पता। इसीलिए या तो तुम इसको लिमिटेशन बोल लो कि ये ज़रूरी है जानना। तो जब भी तुम्हें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आएगा क्वेश्चन, तो तुम्हें उसका मैग्नेटिक मोमेंट कॉम्प्लेक्स का दिया होगा। अच्छा, अब एक और बात, अगर नहीं दिया होगा तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि ये बात कब की हो रही है, 1893 में वर्नर ने दिया, ये 1913 आई थिंक ऐसे कुछ 1915 ऐसे कुछ में ये थ्योरी आया, उस टाइम की बात हो रही है। तो उस टाइम पे बिना मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट के वो नहीं निकाल सकते थे किसी भी कॉम्प्लेक्स की इंफॉर्मेशन। ओके, अब मैग्नेटिक मोमेंट भी कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट भाई? मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली, क्योंकि तुम्हें पता है आगे हम बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, म्यू इफेक्टिव एंड ऑल, राइट। सो ओनली द मैग्नेटिक मोमेंट इज स्पिन ओनली। कैसे निकालते हो स्पिन ओनली? अंडर द रूट n plus 2 Bohr's magnetone. What is n? n is the number of unpaired electrons. ऐसे ही निकालते हो ना। अब इसमें क्या हुआ ना, ये बहुत एक सिंपल सा एक कंक्लूजन सा हो गया, क्योंकि देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो बोलो म्यू स्पिन क्या होगा? अगर ये वैल्यू 1 हुई तो क्या होगा? √3 का वैल्यू क्या हो गया? 1.73। तो इसको तुम भी नोट डाउन कर लो, याद करने की जरूरत है नहीं, मैंने भी नहीं याद की हुई, क्योंकि देखो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1.73, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2.82, तो 3.8 समथिंग, 4.8 समथिंग, 5.89। तो याद नहीं करना है हमें, बस हमें पता चल जाएगा जैसे ही तुम्हें, अगर मैं इसको हटा भी दूं, मैं तुमको बोलूं भाई बोर मैग्नेटॉन 3.89 दिया हुआ है आपका मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली, तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो वही एक इंपॉर्टेंट बात थी और उसी को पकड़ के सारे एग्जाम्पल्स और सारी स्टडी करी गई। कैसे? अब देखो, तो पहला एग्जाम्पल लिख लो, COF6 कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, ये तुम्हारा पहला एग्जाम्पल है। करें अब इसको। तो देखो सबसे पहले तुमने क्या करना है, अच्छा हाँ, ये भी क्वेश्चन में दिया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है 4.90। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ये तो होना चाहिए ना,
हम मिलना चाहिए ये, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, हम बोल सकते हैं कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए इस कॉम्प्लेक्स में। अब देखो, सबसे पहले कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए तुमको। क्या होती है? 3d7 4s2। पर यहाँ पे कोबाल्ट नहीं है, आयन है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, बट दिस इज वेरी सिंपल। तो बोलो क्या होगा? जिसकी निकालनी है उसको x मान लिया, प्लस 6 लिगेंड है, F क्या है? एनायनिक, F नेगेटिव, -1 चार्ज और कुछ नहीं है। एंटिटी के ऊपर क्या है? टोटल चार्ज -3। तो क्या आ गया? +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो फ्री आयन का बोलो क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? फ्री आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? कहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन? आउटर शेल से पहले जाएंगे, तो S से 2 गए, D से 1, तो क्या रह गया? 3d6 4s0। इसको ऐसे करके हम बना भी सकते हैं। ये 3d है, ये 4s है। उसके बाद जो वेकेंट है अपर, और शेल भी हो सकते हैं ना वेकेंट, क्या हो सकते हैं? 4p। उसके बाद क्या हो सकता है? 4d। ऐसे हो सकते हैं। अब करें फिल इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, S में 0, P में 0, D में 0। ऑल राइट। अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? बोला 4। यहाँ पे कितने हैं? 4। मतलब ये जो भी है उसको तो तुमने छेड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, ये ऐसा का ऐसा ही होगा। चुपचाप से क्या होना है? आपको क्या चाहिए? अब सिर्फ आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए है इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे बोलो? 6 लिगेंड है, तो हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन आने हैं। अब हाइब्रिड क्या मतलब हो गया? देखो तुम्हें पता है 4s 4p। अब कितने ऑर्बिटल चाहिए? जितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं उतने ऑर्बिटल चाहिए। एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कितने ऑर्बिटल चाहिए? 6 ऑर्बिटल चाहिए। पर 6 ऑर्बिटल में क्या होगा? मान लो एक 4s है, 3 4p के हैं, 2 4d के हैं, बट इनकी एनर्जी तो सेम नहीं होती है। इसको ऐसे लिखा है, ऐसा मत समझ रहे हैं इनकी एनर्जी सेम है। नो, इनकी एनर्जी सेम तो नहीं होगी, s की कम होगी, फिर 4p की 4d की सबसे ज़्यादा होगी। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिंग ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो क्या होना है? देखो, जो आपका एक 4s है, 3 4p है, और जो आपके 2 4d हैं, ये आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्स करके क्या करेंगे? sp3d2 करेक्टर के 6 ऑर्बिटल बनाएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन आएगा। इसीलिए क्या बोला है कि जो ऑर्बिटल हैं वो क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो देखो sp, तो मतलब ये अब सिर्फ s नहीं है, ये मैंने ऐसे बॉक्स कर दिया, मतलब ये इंटरमिक्स हो गए। तो ये एक sp3d2 है, ये दूसरा sp3d2, sp3d2, sp3, sp3, sp3d2। तो सबका कैरेक्टर सेम है, ऐसा नहीं है एक s है, 3p है, 2d है। इसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब तो कुछ ही नहीं है, अब तो फिल कर देंगे। अच्छा एक और बात, अभी इसको फिल मत कर देना, मैंने इसको लिखा है फ्री आयन। तो अब नीचे देखें तो कॉम्प्लेक्स की बात कर लें। अब कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स तो बन गया हमारा कितना? 3 नेगेटिव। तो सेम बात, इसको तो हमने छेड़ना नहीं है। क्यों छेड़ना नहीं है तुमको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट है। और यहाँ पर ये मेरा एक sp3d2, ये मेरा दूसरा 3 ऑर्बिटल sp3d2, और ये यहाँ पर 2 ऑर्बिटल sp3d2। ये भर दे इनमें इलेक्ट्रॉन, 6 लिगेंड। तो एक F नेगेटिव का, दूसरा F नेगेटिव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो क्या है ये? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कॉम्प्लेक्स की। समझ गए? ये बात क्लियर हुई ना यहाँ पर?
देखो क्या बात है, स्टेप्स देखो क्या स्टेप्स है, कुछ भी आता है कैसे करना है। पहला तो भाई उस टाइम की बात हो रही है, वैलेंस बॉन्ड की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो वो हमें देना चाहिए, वहाँ से पता चल जाएगा हमें कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर पहला काम तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है मेटल का, तुम्हें ये आनी चाहिए है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर तुम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल जाएगा कि मेटल पे कितना चार्ज है, उसकी तुम क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ड्रॉ कर दोगे। फ्री में ही तुम देख लो तुम्हें छेड़ना है इसको या डी को या नहीं। अब 4 अनपेयर तो मुझे इसको छेड़ना नहीं है। आगे चले तो पॉलिंग ने क्या बोला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 12। 12 के लिए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 6। तो ये 6 लिगेंड आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे टू फॉर्म sp3d2 टाइप ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उनमें फिर आके आपका क्या आएगा, लिगेंड। तो अब कॉम्प्लेक्स बना दो, कॉम्प्लेक्स में ये ऐसे ही रहेगा 3D, बट ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे 6 sp3d2, जिसमें आके आपके F नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन देंगे, और इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक बात। तो इससे क्या क्या पता चला, क्या क्या पता चल रहा है भाई, बोलो क्या पता चल रहा है। पहली बात तो पता चल रही है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। अच्छा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो, तो ज्योमेट्री समझ लेना क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री समझ में आ गई। एक और बात देखो, अच्छा एक और बात देखो, क्या बात, यहाँ पर जो ये अपना d ऑर्बिटल जो यूज कर रहा है sp3d2 में। अच्छा एक बात बताओ, sp3d2 में ये क्या क्या है, s तो ऐसी है, p3 मतलब px है, py है, pz। ये d कौन से हैं, 5 तरीके के होते हैं ना। पर ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहाँ से आते हैं, ऑन द एक्सिस, ये पढ़ेंगे हम क्रिस्टल फील्ड में बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अलोंग द एक्सिस आते हैं ना लिगेंड, तो ये d कौन सा होगा, फॉर श्योर dz² और dx² y²। dxy yz dz² dxz ये नहीं होंगे, ये वाले ऑर्बिटल होंगे। इनमें भी अब ऐसा हो सकता है ना कि अब ये हमें क्या पता कि ये जो d ऑर्बिटल यूज कर रहा है ये बाहर वाले हैं या अंदर वाले हैं। अगर मैं तुमको सिर्फ ऐसा बोल दूं कि भाई ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स और ये तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन है, बोलो ये डी ऑर्बिटल कहाँ को बिलोंग करे, आउटर या इनर। आउटर इनर का मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है। देखो जैसे तुम्हारा ये न्यूक्लियस है, तो ऐसे ऐसे होंगे ना तुम्हारे ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एक आउटर मोस्ट होगा, वैलेंस जो तुम्हारा शेल है, आउटर मोस्ट शेल है। अगर हाइब्रिडाइजेशन के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए मेटल आउटर मोस्ट से इनर वाला डी ऑर्बिटल यूज करे, तो वो तो होते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दोबारा समझो, अगर मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अपना आउटर मोस्ट से इनर वाला, अंदर वाला डी यूज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर वो आउटर से बाहर वाला यूज कर रहा है, आउटर मोस्ट तो फील्ड होगा ना, वैलेंस, बाहर वाले क्या होंगे, एम्प्टी। अगर वो बाहर वाला यूज कर रहा है तो उसको हम बोल देते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो फटाफट बोल दो ये क्या है। इनर तो ऐसे ही है ना, छेड़े ही नहीं हमने, क्योंकि N4 था, तो उसने कौन से यूज किए हैं, आउटर वाले। तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोले भाई, इस कॉम्प्लेक्स को बोल दे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाँ बोल सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक और बात बताओ, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, प्रॉपर्टी पे भी कमेंट कर सकते हो ना। तो अनपेयर्ड, अरे ये तो तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट ही दिया हुआ है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या है ये, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लिगेंड के बारे में भी बोलेगा, लिगेंड कैसा है। एक बात देखो, इस लिगेंड ने इसको छेड़ा, नहीं छेड़ा। क्यों नहीं छेड़ा, हमें पता चल गया, हमें मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ था। तो इसको बोला हमें वीक, जो कुछ ना छेड़छाड़ कर पाए यहाँ पर, वो लिगेंड कैसे हो जाते हैं,
वीक फील्ड लिगेंड। जो कुछ छेड़छाड़ ना कर पाए वो क्या हो गए, वीक फील्ड लिगेंड। अब तुम एक बात बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी हम बोल रहे हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, वो है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। ये नहीं होती तो तुम कुछ नहीं बोल पाते। तो इसका मतलब हमें किसी का रीज़न नहीं पता कि ये वीक फील्ड क्यों है, ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल क्यों है, ये मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा क्यों है, ये सब हमें पता नहीं है, रीज़न नहीं पता। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट उल्टा चला प्रोसेस, जो एक्सपेरिमेंट आया उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन दे दिया, ठीक है। तो ये समझ रहे हो ना, लिमिटेशन वाला पार्ट समझ रहे हो ना। तो वो आगे जो हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहां पे वो सारी बातें क्लियर होगी, आपको आंसर मिलेगा वाई का, क्यों हो रहा है उसका आंसर मिलेगा। पर अभी तक ये समझ आ गया कैसे किया। अब फटाफट से एक और एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। एग्जाम्पल लिखेंगे दूसरा, FeCN6 3 नेगेटिव, ये दे दिया, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, स्पिन ओनली 1.73 बोहर्स मैग्नेटो। करो अब फटाफट, करें, रिकॉल करो क्या करना है। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो 1, ऑलराइट। सबसे पहले क्या देखिए, Fe की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d6 4s2। अब कॉम्प्लेक्स में क्या मेटल आयन है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें भाई, क्या है जिसकी निकालनी है उसको x मान लो, प्लस 6 लिगेंड लगे हैं, Cn इज अ एनायनिक लिगेंड, बताया था ना पिछले लेक्चर में, Cn नेगेटिव, -1 चार्ज, कुछ नहीं है और कॉम्प्लेक्स में, ऊपर क्या है -3, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +3। तो क्या हो गया यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, मतलब Fe क्या है +3। अगर फ्री आयन की बात करें तो बोलो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d5 4s0। ठीक है, अब इसकी बना भी लेंगे फटाफट, यही क्या था ना, सेम वही स्टेप्स हैं, 3d 4s 4p, ये आउटर वाला 4d, 5 है 3d में, 1 2 3 4 5, s खाली, p खाली, d खाली, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, मतलब भाई यहाँ तो 5 है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, एक कैसे अनपेयर रहेगा, जब पेयरिंग कर दोगे। तो अब देखें, अब मैं कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ सीधा, FeCN6 3 नेगेटिव। अच्छा, अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, बट आ रहे कितने हैं, 5। तो ये लिगेंड क्या करेगा, छेड़छाड़ करेगा, है ना। तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। F नेगेटिव कैसा था, वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया। बट यहाँ पे जैसे ही बाइंड होगा तो ये क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। जब पेयर हो गए तो क्या होगा, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया और एक रह गया। तो ये अब एकदम बात ठीक लग रही है, क्योंकि हाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाकी सब कैसे रह गए, S रह गया भाई, P रह गए वैसे के वैसे, आउटर वाले D रह गए, 4D 4P 4S 3D। कितने लिगेंड लगे हैं, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 6 ऑर्बिटल चाहिए है क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो आपके पास कितने हैं, 2 ये दिख रहे हैं खाली, एक ये दिख रहा है, 3 ये दिख रहे हैं, तो कर दो। ये सारे आपस में मिलके क्या कर लेंगे भाई, क्या बनाएंगे, D। अब जो पहले है वही लिखेंगे, D2sp3, D2sp3। अब भाई D2sp3 बोल दिया तो ये पता चल ही रहा है D कौन से यूज किए हैं, इनर वाले। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अब बस Cn नेगेटिव है, वो यहाँ पे एक Cn नेगेटिव, 2 3 4 5 6, तो 6 D2sp3 ऑर्बिटल्स में 6 के 6 Cn नेगेटिव क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्या बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अनयूज्ड है, समझ गए। तो एक बार फटाफट से लिख लूं क्या क्या बोला है यहाँ पर, इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या बोला। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, बट क्या आई, हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, D2sp3, बट ज्योमेट्री तो क्या ही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल,
चाहे D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, लेकिन D2sp3 है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों समझ में आ गया, ठीक है आ गया होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स कैसा है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि म्यू वैल्यू क्या थी 1.73, तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और लिगेंड कैसा है, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर पेयरिंग कर रहा है। क्यों पेयरिंग कर रहा है हमें नहीं पता भाई, क्यों पेयरिंग कर रहा है, क्या रीजन है, बट हमें पता है कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हमें मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 1.73। ठीक बात, ओके। अब एक और लिख लेंगे क्वेश्चन। तो अब आप एक क्वेश्चन, तो ये ठीक है, ठीक है। अब देखो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हैं, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सारे हम क्वेश्चंस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वर्नर्स थ्योरी के, ठीक है। तो दैट विल बी अ क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर, और वहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी। दैट विल बी योर होम असाइनमेंट दैट यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। सो अब इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम सबसे पहले, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। तो समझ गए ना क्या है, बहुत ही सिंपल है। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि मेटल जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा जिन ऑर्बिटल से, वो ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक बात, वो ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑलराइट। और मैग्नेटिक मोमेंट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट वी शुड हैव द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू टू इवैल्यूएट द डेटा. And what kind of data you are evaluating in this particular, that what is the geometry, what is the hybridization, it is inner orbital complex or outer orbital complex. अच्छा एक और बात देखेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो या होगा sp3d2 या होगा d2sp3, लेकिन दोनों में ही बोलो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। बस बात से, और दोनों के d ऑर्बिटल, दोनों के d क्या है, सेम है, dz² dx² y², क्योंकि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। ठीक बात, बट क्या है, एक ये वाला क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये वाला क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर एक और बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या हो सकता है, या तो ज्योमेट्री हो जो देखो, या तो हो सकती है sp3 या हो सकती है sd3, यस sd3, इसके भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, sp3 और sd3, लेकिन दोनों में स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। s तो s px py pz, और d वाले बोलो, अब ये d वाले टेट्राहेड्रल में कौन से होंगे, dxy dyz dzx, क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल है। ठीक है, इन बिटवीन द एक्सेस लिगेंड अप्रोच करता है, तो ऑर्बिटल भी कौन से चाहिए, इन बिटवीन द एक्सेस वाले। ओके, और एक और हो सकता है ना, क्या हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है ना। स्क्वायर प्लेनर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2 और sp2d, dsp2 और sp2d। अब फटाफट से बता दो ये d कौन सा होगा, dx² y² होगा ना, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन में चारों लिगेंड, तो dx² y²। ये वाला क्या बोलोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन दोनों ही होंगे तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब करें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कॉपर NH3 4+2, कॉपर NH3 4+2, और वही बात, मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट दिया हुआ है 1.73 पोवर्स मैग्नेटो। करें क्वेश्चन अब, मतलब n वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फटाफट से करते हैं, देखो क्या होगा, बोलो। सबसे पहले कॉपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जिसकी निकालनी है x, कितने लिगेंड लगे हैं 4, एमोनिया कैसा है, न्यूट्रल 0, ऊपर चार्ज +2, तो क्या आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मतलब कॉपर +2। क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s0। देख लें अब क्या है,
देखो अब इसको बना भी देते हैं। 3D 4s, फिर क्या होगा 4p, फिर क्या होगा 4d, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4s खाली, 4p 4d खाली। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जस्टिफाई है, n की वैल्यू क्या है 1। तो सिंपल सी बात है, 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो sp3 ऐसा लग रहा है sp3 हो जाएगी आराम से, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, sp3 हो जा रहा है। लेकिन ऐसा जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि देखो ये पैरामैग्नेटिक है ना, n = 1 है। तो इस कॉम्प्लेक्स की क्या करी, कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी गई। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में उन्होंने किया ESR, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी भी थी, एक्सरे। तो उससे ये क्लियर था कि ये टेट्राहेड्रल नहीं है, स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर प्लेनर है। बट अगर स्क्वायर प्लेनर हो गया तो फिर तो sp3 नहीं होगी, या तो होगी dsp2 या क्या होगी sp2d हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, तो अगर तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 1 रखना है, लेकिन तुम्हें क्या यूटिलाइज करना है, या तो dsp2 या sp2d बनाना है, तो कैसे होगा। तो एक ऐसा हो सकता है ना, मे बी एमोनिया ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया हो हायर एनर्जी लेवल में, ऐसा हो सकता है। ऐसा उन कॉम्प्लेक्सेस में होता है जो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लेबाइल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जैसे मतलब जो कॉम्प्लेक्स एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि देखो ना, अगर मतलब मान, तो ये पहला होगा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये आपस में हाइब्रिडाइज करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दूसरा, ऐसा लाने के लिए एक पॉसिबिलिटी है कि एमोनिया इस इलेक्ट्रॉन को 3D से ट्रांसफर कर दे 4D में। अगर ऐसा हुआ तो जाने क्या होगा, देखो पहले बना लेते हैं यहाँ पे सबको। क्या बोल रहे हैं कि एमोनिया ने ये 3D 4s 4p 4d, एमोनिया ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर दिया, एक्साइट कर दिया हायर 4d में। तब ऐसा हो सकता है ना कि d खाली हो गया sp2, तो ऐसा हो सकता है कि dsp2 करके हाइब्रिडाइजेशन बन जाए और आपकी क्या आ जाए ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर। पर अगर ऐसा हुआ, अगर अब जानने के लिए कि ऐसा ये एक्सप्लेनेशन जो हम दे रहे हैं वो सही भी है या नहीं, तो उसके लिए क्या किया, अगर ऐसा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। मतलब कि जो हमने ये बनाया था कॉपर NH3 4+2, ये बहुत जल्दी इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएगा, कॉपर NH3 4+3। बट भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल ही नहीं है ये कॉम्प्लेक्स बनना। तो मतलब ये भी नहीं पॉसिबल हो सकता है जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि dsp2 हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन जा सकता था। दिस इज पॉसिबल, सम ऑफ द लिगेंड कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। बट अगर ऐसा हो गया तो ये ऐसा होना चाहिए था ना, क्योंकि ये हायर एनर्जी में तो बहुत अनस्टेबल है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बना देगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। देन बट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो क्या बोला, इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी गई कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ऐसा हो रहा है ये 3D है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, यही रहेंगे, एक अनपेयर्ड यही रहेगा। ये 4s है, 4p है, 4d है। बट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2d, क्योंकि एक s 2p और एक d इन्वॉल्व होगा। ये जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो जो आपके एमोनिया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे वो सिर्फ
यहाँ देंगे, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2d, और ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो स्टार कर लेंगे, बहुत डिबेटेबल एग्जाम्पल है, जहाँ पे जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन जो थी वो फिट बैठ रही थी, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज sp2d, वेयर दिस p इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये p कौन सा है फिर जो नए हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, स्क्वायर प्लेनर है ना, तो ये p कौन सा है, pz, so pz is not participating and this is your hybridization. This d is what, d orbital is dx square y square, but not exactly dx square y square. This the one which is participating, it is having all the character of s, pz and px, but what is the contribution of d orbital? The contribution is from dx square y square because the geometry is square planar. And what kind of complex is this, sp2d, d कौन सा, outer वाला, तो क्या है, outer orbital complex, and paramagnetic तो है ही, n is equals to 1. So this is your valence bond theory, where you need to understand very clearly that the magnetic moment values were very important and are playing a very important role to find out this data that we are getting in particular complexes. So we are going to do more examples because we have lots of exceptions of this theory, so that I am going to cover in a separate lecture which will be all about the questions. Okay, so that's it for today. See you later in that lecture soon. Thank you so much.